आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का सेक्शन 161A जो कि डील करता है फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट से। फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट बेसिकली एक स्टेटमेंट होती है या डिक्लेरेशन होती है एक टैक्स पेयर की इस चीज़ के हवाले से कि उसके पास कितने गैर मुल्की साजात हैं, कितनी गैर मुल्की सोर्सेज से इसकी इनकम है, मतलब कितनी इसकी फ़ॉरेन इनकम है और कितने इसके पास फ़ॉरेन एसेट हैं। इस चीज़ के हवाले से एक स्टेटमेंट एक पर्सन की होती है। तो जिस स्टेटमेंट में उस चीज़ की डिटेल देता है अपने फॉरेन इनकम और एसेट की, उस स्टेटमेंट को हम फॉरेन इनकम और एसेट स्टेटमेंट कहते हैं। अब फॉरेन इनकम और एसेट स्टेटमेंट का पॉइंट क्लियर हो गया है तो अब इसके सेक्शन को कवर करते हैं। तो सेक्शन में इसके टोटली 2 सब सेक्शन ही हैं इसमें और 3 सब्जेक्ट्स यानी 3 चीज़ें इस सेक्शन के अंदर कवर हुई हुई हैं। नंबर 1 तो ये है कि ये फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट किस पर्सन के ऊपर ऑब्लिगेशन है, किसने जमा करानी है। सेकेंडली ये कि इसके कंटेंट क्या है, मतलब इस फॉरेन इनकम एसेट स्टेटमेंट में क्या चीज़ें आप लोगों ने फर्निश करनी होती हैं, सबमिट करानी होती है, क्या चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। एंड लास्ट में ये है कि क्या आपसे ये जो फॉरेन इनकम एसेट स्टेटमेंट है कमीशन आपसे डिमांड कर सकता है कि किसी प्रीवियस ईयर की भी कोई साबका किसी टैक्स ईयर की भी आपसे ये फॉरेन इनकम और एसेट स्टेटमेंट डिमांड की जा सकती है। नॉर्मली 3 थिंग्स ही इस सेक्शन में कवर हुई हैं, इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जो पहला क्वेश्चन था कि ये किसने सबमिट करवानी होती है, इसका आंसर इसके सबसेक्शन 1 के अंदर बताया हुआ है। तो सबसेक्शन 1 स्टेट दैट एवरी रेजिडेंट टैक्स पेयर बीइंग एन इंडिविजुअल हैविंग अ फॉरेन इनकम ऑफ नॉट लेस दैन 10,000 यूनाइटेड स्टेट डॉलर और हैविंग अ फॉरेन एसेट विद अ वैल्यू ऑफ नॉट लेस दैन 100,000 यूनाइटेड स्टेट डॉलर शेयर फर्निश अ स्टेटमेंट। सो सिंपल है कि हर वो रेजिडेंट टैक्स पेयर मतलब वो पर्सन जो कि पाकिस्तान का रिहायशी है, उसकी जो फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम है उसकी जो अमाउंट है वो 10,000 यूएस डॉलर से है या उससे ज़्यादा हो सकती है, उससे कम नहीं है। या और जो उसके पास फॉरेन एसेट की जो अमाउंट है वो 100,000 यूएस डॉलर है या उससे ज़्यादा हो सकती है, उससे कम नहीं है। मतलब 1 लाख डॉलर की जो उसकी फॉरेन एसेट की जो वर्थ है वो 1 लाख यूएस डॉलर है या उससे ज़्यादा है, उससे कम नहीं है। तो उस पर्सन के ऊपर ऑब्लिगेशन होती है कि उसने अपनी फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट जमा करवानी है। मतलब अगर उसकी फॉरेन इनकम की अमाउंट जो है वो 10,000 यूएस डॉलर हो या उससे ज़्यादा हो, उससे कम ना हो, और जो फॉरेन एसेट की अमाउंट जो है वो 1 लाख यूएस डॉलर हो या उससे ज़्यादा हो, उससे कम ना हो, उस पर्सन पर ऑब्लिगेशन है कि उसने अपनी फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट जमा करवानी है इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म वेरीफाइड इन द प्रिस्क्राइब मैनर। मतलब जो प्रिस्क्राइब से मुराद होता है एज पर लॉ, मतलब जो कानून में बताया गया कि किस फॉर्मेट में जमा करवानी, किस तरह वेरीफाई, उसी तरह उसने सबमिट करवानी है। सेकंड इसका क्वेश्चन था जो इसमें इस सेक्शन में कवर हुआ है वो ये है कि इसके अंदर क्या कंटेंट होने चाहिए, फॉरेन इनकम एसेट स्टेटमेंट में इसमें क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए। सो इससे भी सबसेक्शन 1 का जो रिमेनिंग पार्ट है वो डील करता है इसमें गिविंग पार्टिकुलर्स ऑफ द पर्सन टोटल फॉरेन एसेट एंड लाइबिलिटीज एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ द टैक्स ईयर। मतलब जिस टैक्स ईयर से मतलब वो अपनी ये फॉरेन इनकम एसेट स्टेटमेंट जमा करवा रहा है उस टैक्स ईयर के आखिरी दिन तक उसके पास टोटल कितने फॉरेन एसेट और उसके पास और लाइबिलिटीज़ थी, यानी उस पर कोई डेब्ट वगैरह था, उस चीज़ का रिकॉर्ड इसने इस स्टेटमेंट में जमा करवाना है। सेकेंडली एनी पर्सन फॉर एसेट ट्रांसफर बाय द पर्सन टू एनी अदर पर्सन ड्यूरिंग द टैक्स ईयर एंड द कंसिडरेशन ऑफ द सेट ट्रांसफर। और उसी टैक्स ईयर के अंदर जिसके मतलब अपनी फॉरेन इनकम एसेट स्टेटमेंट जमा करवा रहा है उसी टैक्स ईयर के अंदर अगर उसने कोई अपना प्रॉपर्टी कोई एसेट जो है वो ट्रांसफ़र किया है किसी दूसरे पर्सन को, उसके बदले में जैसे कोई पैसे वगैरह कंसिडरेशन मिली है, वो अमाउंट भी इसने अपनी इस स्टेटमेंट में बतानी है, डिस्क्लोज़ करनी है। लास्ट है कंप्लीट पार्टिकुलर्स ऑफ फॉरेन इनकम, उसके पास कितनी फॉरेन इनकम है वो उसकी डिटेल उसने बतानी है। द एक्सपेंडिचर ड्राइव ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, उस टैक्स ईयर के अंदर उसने कितने खर्चे किए ये बताना है। एंड एक्सपेंडिचर होली एंड नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ ड्राइव, और इसी तरह इस इनकम को हासिल करने के लिए कितने उसने खर्चे किए हैं ज़रूरी या पूरे, वो भी उसने बताने हैं। तो 2 चीज़ें जो इसकी थी वो कवर हो गई। अब लास्ट जो है कि क्या आपसे कोई पिछले साल की भी फॉरेन इनकम एसेट स्टेटमेंट डिमांड कर सकता है कमिश्नर, इससे डील करता है सबसेक्शन 2, भी बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। तो सबसेक्शन 2 स्टेट दैट द कमिश्नर मे बाय नोटिस इन राइटिंग रिक्वायर एनी पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल हु इन द ओपिनियन ऑफ कमिश्नर ऑन द बेसिस ऑफ रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग वाज रिक्वायर्ड टू फर्निश अ फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट अंडर सबसेक्शन 1। So, but who has failed to do so to furnish the foreign current asset statement on the date specified in the notice। मिसाल बस ये बता रहा है सब सेक्शन 2 में कि अगर किसी पर्सन पर रिक्वायर था कि उसने अपनी फॉरेन इनकम और एसेट स्टेटमेंट जमा करवानी थी 116 एक सब सेक्शन 1 के तहत, लेकिन हु हैज़ फेल्ड मतलब ये कि उसने सबमिट नहीं की
अपनी ये फॉरेन इनकम एसेट स्टेटमेंट जो उसकी डेट थी नोटिस पे लिखी हुई थी 116A(1) का जो नोटिस से आया था उसमें एक डेट मेंशन थी कि आप अपनी सबमिट करवाओ, लेकिन उसने नहीं की। मतलब टैक्स ईयर गुजर चुका था जिसके ऊपर उसने जमा करवानी थी, पर वो नहीं सबमिट करवाता। तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा, कमिश्नर क्या करेगा? कमिश्नर की डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो उसे एक ऑर्डर जारी कर सकता है, सॉरी एक नोटिस जारी कर सकता है रिटन फॉर्म में, जिसमें वो इससे कहेगा, रीज़न रिकॉर्ड करेगा कि किस बेस पर इसे सबमिट करवानी चाहिए थी और इसने नहीं करवाई, और कमिश्नर उससे डिमांड कर सकता है कि आपने जो अपनी प्रीवियस फॉरेन इनकम और एसेट स्टेटमेंट सबमिट आपको करवानी चाहिए थी, आपने नहीं करवाई, वो अब आप सबमिट करवाओ। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये जो प्रीवियस आपसे टैक्स ईयर की फॉरेन इनकम एसेट स्टेटमेंट डिमांड कर सकता है कमिश्नर, जो उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है, उसके लिए कोई टाइम नहीं मेंशन किया इस सेक्शन में कि वो आया कितने सालों की आपसे ये आप फॉरेन इनकम एसेट स्टेटमेंट डिमांड कर सकता है। इससे ये क्लियर होता है कि वो आपसे किसी भी साल की किसी भी टैक्स ईयर की जो कि आपको जमा करवानी चाहिए थी कमिश्नर के ओपिनियन के लिहाज से इस टैक्स ईयर की फॉरेन इनकम एसेट स्टेटमेंट, वो उसकी आपसे डिमांड कर सकता है। तो ये था सेक्शन 161A।